स्वागत है आपका ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में। आज मैं आपको कक्षा 12 की विषय चित्रकला अध्याय 6 भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला के भाग 2 को पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट्स, यह अध्याय थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने निर्णय लिया था कि इस अध्याय को 2 भागों में बांटकर आपको समझाया जाए। तो इस पूरे अध्याय को अच्छे से समझने के लिए इससे पूर्व का जो वीडियो है भाग 1 उसको भी आप ज़रूर पढ़ें। उस वीडियो में मैंने बंगाल शैली, उसके उद्भव एवं विकास, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार एवं चित्रों का वर्णन किया था। अब इस अध्याय के जो भाग 2 है उसकी तरफ मैं आपको ले चलती हूँ। हमारा जो अध्याय है इसका नाम है भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला। पुनरुत्थान का अर्थ होता है दोबारा उत्थान होना। तो भारतीय कलाओं का जब दोबारा उत्थान हुआ था वह समय था, उसे भारतीय पुनरुत्थान काल और उस समय की कला को भारतीय पुनरुत्थान कला कहा गया। स्टूडेंट्स, अब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रयोगवादी चित्रकारों को। वह कौन कौन से चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला को विकास करने के लिए जिन्होंने कुछ अपने अपने नए प्रयोग किए, जिससे भारत की जो कलाएं थी उनका दोबारा उत्थान हुआ। तो सबसे पहले मैं ले चलती हूँ आपको रविंद्रनाथ ठाकुर की तरफ। इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ। आधुनिक भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में रविंद्रनाथ एक अच्छे लेखक, कवि, संगीतज्ञ, दार्शनिक होने के साथ साथ एक अच्छे कलाकार भी थे। स्टूडेंट्स, आज तक आपने रविंद्रनाथ टैगोर को एक लेखक और कवि के रूप में ही जाना होगा, लेकिन आपको बड़ी जानकर खुशी होगी कि इन्होंने 67 वर्ष की आयु में चित्रकारी शुरू कर दी थी और वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार, चित्रकार बने। रविंद्रनाथ ने 67 वर्ष की आयु में चित्रकारी शुरू कर दी, इसीलिए इन्होंने कला की पारंपरिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। पारंपरिक शिक्षा का अर्थ होता है किसी कला महाविद्यालय में जाके कला की शिक्षा प्राप्त करना। तो रविंद्रनाथ ने तो 67 वर्ष की आयु में 67 वर्ष की आयु में चित्रकारी शुरू की थी, इसलिए उन्होंने किसी तरह की पारंपरिक शिक्षा या कहीं कहीं कला महाविद्यालय में जाके कला की शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इसीलिए अतः इनकी कला बहुत ही सहज है एवं नियमों से दूर है। आगे बढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की कलात्मक विशेषताओं के ऊपर। इन्होंने किस किस तरह के चित्र बनाए। यह कविताएं लिखते समय जो अनावश्यक शब्द होते थे उन्हें काट छांट कर उन्हें काल्पनिक रूपों में सृजित करते थे। इस तरह उन्होंने बहुत ही जल्द 3000 चित्र बना लिए। आप जैसा कि जानते हैं रविंद्रनाथ लेखक हैं, कवि हैं, तो वो जब अपनी कविताएं लिखते थे, कोई अपने लेख लिखते थे, तो ऐसे जो शब्द जो उनकी कविता में सेट नहीं हो रहे हों उन्हीं शब्दों को काल्पनिक रूप में सृजित करके उन्होंने बहुत सारे चित्र बना डाले। तो इस तरीके से उन्होंने कोई पारंपरिक शिक्षा नहीं ली थी, बहुत ही सहज रूप से वो चित्रण करते थे और बहुत ही जल्दी उन्होंने 3000 चित्र बना दिए। तो उनके चित्रों में काल्पनिक रूप अत्यधिक दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं इनकी आकृतियों की तरफ। आकृतियों में उन्होंने अनगढ़ आकृतियों, ऐसी आकृतियाँ जो बहुत ही सुंदरता से नहीं गढ़ी गई हो, इस तरह की अनगढ़ आकृतियाँ, चेहरे, स्त्रियाँ, पेड़ पौधों की आकृतियाँ अधिक बनाई। आगे बढ़ते हैं, उनके चित्रों को उन्होंने किस तरीके से बनाया। उनके चित्रों में स्वप्निल व रहस्यात्मक रूप दिखाई देता है। स्वप्निल का अर्थ होता है जिस तरीके से हम जब सोते हैं नींद में या जागते हुए भी हम सपने लेते हैं और कई काल्पनिक बातें हम अपने विचारों में ही सोचते हैं, इसी तरह के विचार वो कुछ न कुछ अपने मन में लाते थे और उन्हीं मन के जो विचार थे उन्हीं विचारों को वो चित्रकला के माध्यम से चित्रों के द्वारा प्रकट करते थे। तो इसी तरह उनके चित्रों में स्वप्निल रहस्यात्मक रूप दिखाई देता है। उन्होंने गहरे रंगों का प्रयोग अधिक किया, कहीं कहीं चमकीले रंगों का भी प्रयोग किया, इसीलिए रविंद्रनाथ को प्रयोगवादी कलाकार कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने अलग अलग तरह के प्रयोग किए और चित्रकला के क्षेत्र में कुछ नए तरीके से चित्र बनाने शुरू किए, इसीलिए इन्हें प्रयोगवादी कलाकार कहा जाता है। इस वीडियो में अध्याय 6 के भाग 2 में मैं उन चित्रकारों को पढ़ा रही हूँ जिन्होंने मुख्य रूप से बंगाल शैली में कार्य तो नहीं किया, लेकिन ये सभी जो चित्रकार थे वो बंगाल शैली के समकालीन चित्रकार थे
और इन्होंने जो चित्र बनाए वो भारतीय कलाओं के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अलग अलग इन्होंने प्रयोग किए, इसीलिए इन्हें प्रयोगवादी कलाकार कहा जाता है। अब इन्होंने किन माध्यमों का प्रयोग किया, कौन कौन से रंग, किस तरह के सामान का इन्होंने उपयोग किया चित्र बनाने के लिए। तो माध्यम के रूप में इन्होंने रंगीन स्याही, पेन, जल रंग का प्रयोग किया तथा साथ ही साथ फूल पत्तियों को रगड़कर भी वह रंगांकन कर लेते थे। अतः उनकी कला में स्वच्छंदता थी। ऐसे में उनकी कला बाल सुलभ शैली से प्रभावित दिखाई पड़ती है। अब देखेंगे हम कि उन्होंने किसी पारंपरिक पारंपरिक कला शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, किसी कॉलेज में जाके चित्रकला का अध्ययन नहीं सीखा था। इसीलिए वो जिस तरीके से एक छोटा बच्चा होता है और वो रंग भरता है और बड़े ही सहजता से फूलों को रगड़ के वो लाल या गुलाबी रंग भर डालता है और हरे रंगों को भरने के लिए वो किसी घास या पत्ते को रगड़ता है, यही पद्धति उन्होंने अपने चित्रों में अपनाई रविंद्रनाथ को। इसीलिए कहा जाता है कि वो बाल सुलभ शैली से प्रभावित दिखाई देते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां की, विदेश के अलग अलग विदेशों में जाके अलग अलग हिस्सों में इन्होंने अपनी चित्रकला की प्रदर्शनियां की और उन्हें विश्व ख्याति प्राप्त हुई, विश्व में उनकी बहुत प्रशंसा हुई और उनके चित्र और ज़्यादा अधिक से अधिक बनने लगे। इन्होंने कला को पारंपरिक नियमों से मुक्त किया एवं आत्माभिव्यक्ति के द्वारा ही चित्रों में नई चेतना भर दी। आत्माभिव्यक्ति, इसका अर्थ होता है कि आत्मा जैसा चाहती है, उनके जो मन के जैसे विचार है, उन मन के विचारों को उसी रूप में प्रकट करना। उसके लिए किसी आडंबर या किसी नियमों में के बंधन में वो नहीं बंधे और बहुत ही सहजता से इन्हें अपने चित्रों के माध्यम से अपने आत्मा के विचार, अपने मन के विचारों को प्रकट किया। इसीलिए उन्हें भारतीय आधुनिक कला के प्रणेता कहे जाते हैं। और जब उन्होंने अपने मन के विचारों को पारंपरिक बंधनों से, पारंपरिक जो चित्र शैलियाँ थी उनसे हटकर एक नए रूप में प्रकट किए, इसीलिए उन्हें भारतीय आधुनिक कला के प्रणेता कहे जाते हैं, शुरुआत करने वाले। अब भारतीय आधुनिक कला के मुख्य जो स्तंभ कहा जाता है, उनके अधिकतर शीर्षक ही नहीं रहे। वो जो चित्र बनाते थे उनका कोई टाइटल नहीं लिखते थे कि इस चित्र का नाम ये है, इस चित्र का नाम ये है। इस तरीके से उनके चित्र शीर्षकहीन ही रहे। शीर्षकहीन का अर्थ होता है अनटाइटल्ड, जिसका कोई टाइटल नहीं हो। आगे बढ़ेंगे, इनके एक चित्र की तरफ देखेंगे। अब इसका जो चित्र का नाम है वो देखने से हमें समझ में आ जाता है कि ये एक चित्र माँ और शिशु का है। इन्होंने भी इस चित्र का कोई अपनी तरफ से नाम या शीर्षक नहीं रखा था, लेकिन हम इसको माँ और शिशु के रूप में पढ़ेंगे। इस चित्र की तरफ मैं आपको ले चलती हूँ। यह चित्र है एक माँ और शिशु का चित्र है। एक स्त्री को अपने बच्चे के साथ, अपने शिशु के साथ चित्रित किया गया है। आप देखेंगे कितनी सरल रूप में इसको चित्रित किया गया है, आकृति कितनी सरल है। इसमें कहीं हाथ, कहीं कपड़ों के फहरान और किसी प्रकार का त्रिआयामी प्रभाव दर्शाने का प्रयास नहीं किया गया। एक जो माँ है उसको अपने बच्चे को दुलार करते हुए उसके सिर के ऊपर अपना मुंह झुकाए हुए चित्रित किया गया है। माँ के मन में अपने जो बच्चा है, अपना जो शिशु होता है, उसके लिए हमेशा असुरक्षा का भाव होता है कि कहीं उसको कोई उठा न ले जाए, कहीं उसको परेशानी ना हो जाए। तो इसी तरह के भाव को इस जो काली छाया है उसके माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ देखेंगे मुख्य रूप से भूरे और पीले रंग का ही प्रयोग किया गया है। कितने आराम से, कितनी सरलता से इन्होंने चित्र बना दिया। इसीलिए इनके चित्रों को बाल सुलभ शैली से प्रभावित चित्र कहा जाता है और ये एक बहुत बड़े प्रयोगवादी चित्रकार रहे। अब मैं ले चलती हूँ इस चित्र के वर्णन की तरफ। इस चित्र का वर्णन इस तरीके से है। माँ और शिशु, यह चित्र माँ व शिशु का है, जिसमें एक स्त्री को बच्चे के ऊपर झुका हुआ चित्रित किया गया है। इसमें सरल रेखीय प्रभाव है। स्त्री के चेहरे पर मातृत्व का भाव चित्रित किया गया है। माँ के जो मन के जो भाव होते हैं अपने बच्चे को प्यार और दुलार करने के लिए, वही भाव इसके चेहरे पर बहुत ही सरलता से, बहुत ही सौम्यता से चित्रित किए गए हैं। शेष शरीर को ढका दर्शाया गया है।
चित्र के पीछे गहरी काली छाया दर्शाकर माँ को अपने शिशु के प्रति असुरक्षा का भाव प्रदर्शित किया गया है। ये जो काली छाया दर्शाई है, ये काली छाया जो है वो माँ के मन में जो अपने पुत्र को लेके हमेशा असुरक्षा का भाव रहता है, उसको प्रोटेक्टिव रूप में वो हमेशा रखती है, उसी तरह का भाव यहाँ पे दर्शाया गया है। चित्र में पीले और भूरे रंग का विशेष प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनका ये जो टॉपिक है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब मैं एक नए चित्रकार, इन्हें भी प्रयोगवादी चित्रकार कहा जाता है, इनकी तरफ ले चलती हूँ। इनका नाम है यामिनी रॉय। अब जैसा कि मैंने ये नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स जो हैं इनको एक स्त्री मानते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो यामिनी रॉय चित्रकार हैं ये एक पुरुष हैं और इन्होंने भी बहुत ही सुंदर चित्र बनाए। इनके जो चित्र थे वो लोक कला से प्रभावित थे। अब इनकी जीवनी पढ़ेंगे, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। यामिनी रॉय का जन्म 1887 ईस्वी में बांकुरा, पश्चिम बंगाल में हुआ। कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला शिक्षा प्राप्त करने के बाद शुरुआत में तो इन्होंने भी पश्चिमी शैली में ही चित्र बनाए, फिर बंगाल शैली में कार्य किया, परंतु वह फिर भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपनी स्वयं की एक नई चित्र शैली विकसित कर ली। अब देखेंगे, जैसा कि जो तत्कालीन समय था, जिस टाइम पे यामिनी रॉय थे, सभी लोग कला महाविद्यालयों में जाकर पाश्चात्य शैली में चित्र बनाने सीख रहे थे, तो इन्होंने भी कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में अपना एडमिशन लिया और वहाँ पे शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद शुरुआत में तो इन्होंने भी पाश्चात्य शैली में चित्र बनाए, फिर उन्होंने बंगाल शैली में बनाए। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो बंगाल शैली की जो लहर चल रही थी, उसी लहर में ये भी बह चले, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी एक नई शैली विकसित की। अब ये शैली कैसी थी? यह बंगाल की लोक कला व बिहार के पटचित्रणों से प्रभावित चित्र शैली थी। इन्होंने जो नई चित्र शैली बनाई तो बंगाल के जो लोक कलाकार थे वो जैसे चित्र बनाते थे और बिहार के जो लोक कलाकार थे जो पटचित्र बनाते थे, उनकी चित्रों से प्रभावित इनकी चित्र शैली थी। इन्होंने ग्रामीण लोक कलाओं से प्रेरणा ग्रहण की, जिसमें ये कुम्हारों, बुनकरों, गुड़िया व खिलौने बनाने वालों से प्रेरित होकर कलाकारी करते थे। तो यह उस समय के भारतीय चित्रकारों में से एक इकलौते चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय लोक कला को चित्र शैली के रूप में प्रयोग किया। इसीलिए इस प्रकार यामिनी रॉय भी एक प्रयोगवादी कलाकार के रूप में सामने आए, इसीलिए इन्हें एक प्रयोगवादी कलाकार कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये मैंने और भी किसी दूसरी पुस्तक में पढ़ा है कि इनके चित्रों को उस टाइम पे पसंद कम किया जाता था। उस समय पाश्चात्य शैली का बोलबाला था या बंगाल शैली की लहर थी, तो जो उस समय के लोग थे उन्होंने इनकी शैलियों को बहुत ही कम पसंद किया। इस वजह से इनके चित्र बिकते ही नहीं थे और उनको धन की, पैसों की बहुत कमी हो गई थी। फिर भी वो इसी शैली में लगे रहे, एक सच्चे कला प्रेमी की भांति। उन्होंने कला को धन अर्जन के रूप में नहीं लिया, बल्कि वो अपने मन की, अपनी आत्मा को खुश करने के लिए वो चित्र बनाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं ले चलती हूँ आपको कलागत विशेषताओं की तरफ। इनके चित्रों की आकृतियाँ अलंकारिक हैं। आँखें बड़ी, नुकीली तथा कानों तक लंबी बनी हैं। अब इनके जो आँखों की आकृतियाँ हैं वो नुकीली और लंबी हैं और कानों तक बनी हैं। जब हम इनके चित्रों को देखेंगे तब इसको मैं आपको अच्छे से इसका उदाहरण देके समझाऊंगी। आगे बढ़ते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। इनके जो चित्रों की रेखाएं हैं वह बहुत ही सरल व स्पष्ट है, क्योंकि जब एक लोक कलाकार चित्र बनाता है तो वो किसी नियम में चित्र नहीं बनाता, वो बहुत ही सरलता से चित्र बना लेता है। तो इसी तरीके से ये जो यामिनी रॉय थे, इन्होंने भी लोक कला से प्रभावित होकर चित्र बनाए और इनके चित्र बहुत ही सरल थे। बहुत ही मोटी रेखाओं का इन्होंने प्रयोग किया और गतिपूर्ण रेखांकन किया इस तरीके से। और इन्होंने किसी तरह का चित्र को त्रिआयामी प्रभाव देने का, उसको बहुत ही सुंदर बनाने का और हूबहू बनाने का प्रयास नहीं किया। इस तरह के उनके चित्रों और रंगों की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। रेखाएं सरल व स्पष्ट है, रंगांकन भी सपाट है किंतु प्रभावपूर्ण है।
इनके चित्रों में रेखाएं मोटी और गतिमय है। चित्र संयोजन में भी सरलता दर्शनीय है। इनके चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव दर्शाने का भ्रमित प्रयास नहीं किया गया। विद्यार्थियों, ये जो मैं आपको टॉपिक जितने भी समझा रही हूँ, इनके जो विशेषताएं हैं, मैं इनको बिंदुवार इसलिए समझाती हूँ ताकि आप इनकी रेखाएं, रंग, विषय, माध्यम सभी को अलग अलग रूप में आप याद रखें और जब परीक्षा में आप लिखें तो भी आप इनको बिंदुवार लिखें। इससे जो परीक्षक होंगे उनको जो आपका लिखा हुआ मैटर है वो अच्छे से समझ में आएगा और आपको वो पूरे में से पूरे नंबर दे पाएंगे। तो इसलिए आपको इनको बिंदुवार ही याद करना है और इसी तरीके से परीक्षा में लिखना है। अब ये तीसरा बिंदु है विषय। तो यामिनी रॉय ने अपने चित्रों में ग्राम्य जीवन, लोक कला, पौराणिक व धार्मिक विषयों पर चित्र बनाए। तो इन विषयों को उन्होंने कला के रूप में लिया, मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन, लोक कला, पौराणिक व धार्मिक विषयों को चित्रों के रूप में लिया। अब माध्यम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके पास धन की बहुत कमी हो गई थी, इनके पास रंगों की उपलब्धता नहीं थी, इनके पास अच्छे कागज उपलब्ध नहीं थे, अच्छे ब्रश उपलब्ध नहीं थे जिससे वो बहुत सुंदर चित्र बना सकते थे। तो इन्होंने जो अपने पास सीमित संसाधन थे, जैसे भी इनके पास रंग होते थे, उन्हीं रंगों को और माध्यम के रूप में ये किसी भी चीज़ को, जो भी अनावश्यक सामान घर में रखा है जिसका कोई यूज़ नहीं आ रहा है, उन्हीं चीज़ों को ये चित्रों के बनाने के लिए प्रयोग ले लेते थे। इन्होंने टेम्परा रंगों द्वारा कपड़े, कागज, पट्टे, लकड़ी का कोई भी टुकड़ा है जैसे उसे पट्टे, चटाई आदि पर रंग भरे। लकड़ी की मूर्तियां भी लोक कला से प्रभावित होकर बनाई व नए प्रयोग किए। चित्र बनाने के साथ साथ ये लकड़ी की मूर्तियां भी बनाते थे। जिस तरीके से एक खिलौने बनाने वाला व्यक्ति लकड़ी से खिलौने बनाता है, उसी शैली में इन्होंने अनेक मूर्तियां बनाई। इस तरीके से ये भी एक प्रयोगवादी चित्रकार कहलाए। अब इनके प्रमुख चित्रों को हम देखेंगे। तीन पुजारी ने, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये तीन पुजारियों का चित्र है। अब इनकी विशेषताएं जब मैं आपको बताऊंगी वो आगे समझाऊंगी। संथाल नृत्य, अंतिम भोज, बिल्ली व कैंकड़ा, बिल्ली व मछली, कृष्ण बलराम इत्यादि। विद्यार्थियों, यदि आप ये जो यामिनी रॉय है, इनके चित्रों की विशेषताएं समझ जाएंगे तो यदि आपको कहीं पे भी ये चित्र दिखते हैं तो बड़ी सहजता से आपको समझ में आ जाएगा कि ये चित्र तो यामिनी रॉय का बना हुआ है, क्योंकि इनकी सभी चित्रों में इसी तरह की विशेषताएं दिखती है। जैसे इनकी आंखें हैं वो बहुत ही बड़ी, लंबी और नुकीली बनाई गई हैं। सभी आकृतियों में इनके चित्रों में आंखें इसी तरीके से दर्शाई गई हैं। आंखें इतनी लंबी हैं कि ये कान तक छूती हुई चित्रित की गई हैं। इन आकृतियों के जो नाक हैं वो बहुत ही लंबे हैं। होठ बहुत ही छोटे और सुंदर बनाए गए हैं। इनकी जो आकृतियां हैं उनके वस्त्रों में या पूरी आकृतियों में रंग भरने के बाहर से एक आउटलाइन, जिसे बाह्य रेखा कहा जाता है, काले रंग से बाह्य रेखांकन किया गया है। सपाट रंगों का प्रयोग है, इसमें किसी प्रकार का छाया प्रभाव नहीं दर्शाया गया। और आप देखेंगे कि यहाँ पे चित्रों के बाहर भी आउटलाइन की गई है। और आभूषण चित्रित करने के लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से ये चित्र बहुत ही सरलता से गतिमय रेखाओं के द्वारा चित्रित किए गए हैं। अब मैं ले चलती हूँ आपको तीन पुजारिन चित्र की तरफ। ये जो चित्र है वो तीन स्त्रियों का चित्र है जो पूजा की थाली हाथ में लेकर और मंदिर जाते हुए ये दर्शाई गई हैं। अब देखेंगे इस चित्र में यामिनी रॉय ने सरल, सीधी, सशक्त, मोटी रेखाएं व सरल आकारों को अपनाया। जैसा कि आपने इस चित्र में अभी देखा, नीले पीले रंग से चित्र चमकदार व आकर्षक बनाया गया है। नीले रंग से वस्त्र पहनाए गए हैं और पीले रंग से मुख्य जो आकृति है उनका रंग भरा गया है। तो लोक कलाकार की भांति बहुत ही सरल तरीके से ये चित्र बनाए गए हैं। आकृतियों की आंखें कान तक जाती दर्शाई गई हैं, वहीं लंबा नाक व छोटे होठ अत्यंत सरल व सुंदर हैं। चित्र में रंग भरने के बाद काले रंग से बाह्य रेखांकन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से यामिनी रॉय को पढ़ने के बाद एक नए प्रयोगवादी चित्रकार जिन्होंने भारतीय जो कला थी उसके पुनरुत्थान में योगदान दिया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका नाम है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल एक महिला चित्रकार थी जिनका जन्म 1913 में हंगरी में हुआ। हंगरी एक देश है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ। उनके पिता तो भारतीय थे
लेकिन उनकी जो माता थी वो हंगेरियन थी, हंगरी की रहने वाली थी। तो वो अपनी माता के साथ विदेश में हंगरी में रहती थी और वहीं उनका जन्म हुआ था। कला की शिक्षा इन्होंने 11 वर्ष की आयु में ही इटली के फ्लोरेंस की चित्रशाला में ली। अब कला की शिक्षा लेने के लिए वह उनके जो परिवार के लोग थे वो उन्हें इटली की कला महाविद्यालय में, इटली का जो स्कूल था, चित्रशाला थी, वहाँ पे उन्होंने कला की शिक्षा लेनी शुरू की। फिर बाद में वो पेरिस में चित्रशाला में कला शिक्षा प्राप्त की। शुरुआत में तो उन्होंने इटली के फ्लोरेंस में शिक्षा शुरू की, बहुत ही कम उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में ही। और जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने आगे की उच्च शिक्षा के लिए वह पेरिस की चित्रशालाओं में कला शिक्षा प्राप्त की। अब आगे बढ़ते हैं। जब वो वही शिक्षा प्राप्त कर रही थी, उसी टाइम पे उन्होंने वहाँ पे चित्रों की प्रदर्शनियाँ लगाई। 1931 में उन्होंने पेरिस में एक कला प्रदर्शनी की, जिससे वह विश्व विख्यात हो गई। और 1934 में वे भारत लौटी और यहाँ भारतीय लड़कियों नामक चित्र बनाया, जिसे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। जब वो भारत लौटी तो भारत में भी उन्होंने भारतीय लड़कियों नामक चित्र बनाया और उन्हें उस चित्र के ऊपर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इस तरीके से ये जो अमृता शेरगिल थी, इनके चित्रों को भारत में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। 1934 से लेकर 1937 तक वह भारत का भ्रमण करती रही तथा अजंता के चित्रों से वह बहुत ही प्रभावित हुई। उन्होंने 1934 से 1937 तक भारत का भ्रमण इसलिए किया क्योंकि उनके जीवन की शुरुआत विदेश में वो पली बड़ी थी। तो वो भारतीय संस्कृति को, भारतीय जनजीवन को, भारतीय लोगों को वो बहुत ही नज़दीक से देखना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। भारतीय कला शैली को उन्होंने बहुत ही ध्यान से देखा और अजंता के चित्र उन्हें बहुत अच्छे लगे। अब उनकी कलागत विशेषताएं कि अमृता शेरगिल ने किस तरह के चित्र बनाए, उनके चित्रों की क्या विशेषता थी। अमृता की जो शुरुआत की जो पढ़ाई थी, या पूरी की पूरी कला शिक्षा कह सकते हैं, वो विदेश में हुई थी। तो एक विदेशी कलाकार थे पॉल गॉन्ग, उनकी चित्र शैली का इनके ऊपर प्रभाव था। अमृता जो थी वो पॉल गॉन्ग के चित्रों को बहुत पसंद करती थी और उसी शैली को उन्होंने अपने चित्रों में अपनाया। अमृता की कला पर पॉल गॉन्ग का बहुत प्रभाव है। उसी शैली को अपनाकर अमृता ने भारतीय विषयों के चित्र बनाए। अमृता ने पॉल गॉन्ग से प्रभावित तो थी, लेकिन उनकी शैली भी भारतीय थी और उनकी चित्र बनाने के विषय भी भारतीय थे। भारतीय आत्मा के वो बहुत ही अधिक नज़दीक उनके चित्र कहे जा सकते हैं। अमृता की कला शैली में भारतीय तकनीक, सरल रेखाएं, भावों के अनुसार रंगांकन किया गया था। अमृता शेरगिल है, इनके जो चित्र जो बनाए गए, मुख्य रूप से इन्होंने धुंधले रंगों का प्रयोग किया। और उसका कारण यह था कि जब वो भारत आई तो उन्होंने भारत की गुलामी को देखा, भारत के लोगों को, भारत के जनजीवन के मध्य में अपने एक गुलामी की जो भावना उनके मन में थी, और वो यहाँ पे उदासी और जो परेशानियों के जो भाव थे, उन्हीं भावों को उन्होंने चित्रों में प्रकट किया। और चित्रों में उन्होंने उदासीन रंगों, भूरे और मटमैले रंगों का प्रयोग किया। इनकी कला शिक्षा विदेश में हुई, परंतु उन्होंने भारतीय लोगों को, यहाँ की संस्कृति को नज़दीक से देखा, वह गहन अध्ययन किया। तभी इनकी कला पर भारतीयता पूर्ण रूप से झलकती है। प्रत्येक चित्र में भारतीय आत्मा के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ेंगे इनके प्रमुख चित्रों की तरफ कि अमृता शेरगिल ने किन किन विषयों पे चित्र बनाए। इनके प्रमुख चित्रों के नाम हैं दक्षिणी भारतीय ग्रामीण पहाड़ी स्त्रियां, वधू का श्रृंगार, ब्रह्मचारी, तीन बहनें, केले बेचने वाली, हल्दी पीसने वाली इत्यादि। आप देखेंगे इनके चित्रों के विषय को, तब हम समझ पा रहे हैं कि भारत के कोने से लेकर भारत के दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, सभी स्थानों पर वे घूमी और उन्हीं विषयों को, वहाँ की स्त्रियों को मुख्य रूप से इन्होंने, उनकी जो दर्द था, वेदना थी, उनको अपने चित्रों में, अपने विचारों के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया। अब मैं ले चलती हूँ इनके एक चित्र तीन बहनों की तरफ। यह चित्र अमृता ने बहुत ही सुंदर बनाया है।
जिसमें पंजाबी वेशभूषा पहने 3 लड़कियों का चित्रण किया गया है। इस चित्र में लड़कियों के चेहरे पर गंभीरता व उदासी का भाव है, जो कि तत्कालीन गुलामी का मानव मन पर पड़ने वाले प्रभाव की सजीव प्रस्तुति है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि इनके जो रंग थे वो धुंधले होते थे, इनकी जो आकृतियां थी उनके चेहरे पे उदासी थी, क्योंकि उस समय का जो भारत था वो एक गुलाम भारत था। तो यहाँ की जो महिलाएं थी उनके मन में गुलामी का जो दर्द और वेदना था, उन्हीं दर्द और वेदना को अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब मैं बढ़ती हूँ, इनका एक जो चित्र है उसका नाम है वधू का श्रृंगार। अब इस वधू का श्रृंगार को सबसे पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाती हूँ, इसका वर्णन मैं आपको उसके बाद बताऊंगी। इस चित्र में ये 5 आकृतियाँ चित्रित है। यह एक जो गौर वर्ण में है, गोरे रंग में चित्रित की गई है, ये एक वधू है। इस वधू का श्रृंगार करते हुए एक महिला को यहाँ पीछे की तरफ जो इसके बैठी है उसके बाल बनाती हुई, केश संवारती हुई चित्रित की गई है। और ये जो सामने की आकृति है, इस आकृति के हाथ में, इस महिला के हाथ में एक पात्र है। यह शायद उपटन या कोई भी सौंदर्य प्रसाधन है जो वधू को तैयार करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। इस तरीके से इतने सरलतम रूप में इन जब आकृतियों को देखेंगे तो भारतीय ग्रामीण जीवन की आपको छाप साफ साफ दिखाई देगी। कितनी सरलता से, कितने गहरे रंगों का प्रयोग करते हुए इन्होंने यह चित्र बनाया है। पीछे की तरफ जो 2 शिशुओं का अंकन है, 2 बालकों का अंकन है। इन बालकों को देखिए आप, इनके ऊपर की तरफ बहुत ही कम वस्त्र पहने हैं। इस तरीके से इन्होंने भारत की वास्तविक स्थिति को, भारत के सच्चे रूप को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इनके मन की वो कोई भावना नहीं थी कि मैं ऐसे चित्र बनाऊं जो बहुत ही सुंदर दिखें और उनकी प्रशंसा हो, बल्कि उन्होंने ऐसे चित्र बनाए जो भारत की वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से ये जो अमृता शेरगिल थी वो भी एक सच्ची कलाकार थी और इन्होंने भी भारत की चित्रकला में प्रयोगवादी चित्रकार के रूप में एक ख्याति अर्जित की। तो वधू का श्रृंगार है, इस चित्र में भी आकृतियों को बहुत ही सरल चित्रित किया गया है। चित्र में भारतीय लोक संस्कृति को चित्रित कर रंगों का धूमिल प्रभाव दर्शनीय है। चित्र में 5 आकृतियां चित्रित हैं। वधू को गौर वर्ण में तथा अन्य को श्याम वर्ण में अंकित किया गया है। सौंदर्य प्रसाधनों से वधू का श्रृंगार करती एक महिला ने हाथ में पात्र ले रखा है, तो अन्य महिला को वधू के केश संवारते चित्रित किया गया है। इस तरीके से इस चित्र को अत्यधिक सजीव और बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका अध्याय जो 6 है वो पूर्ण होता है। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। और स्टूडेंट्स, यदि आपको इसके नोट्स चाहिए या अन्य जो अध्याय हैं उनके नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप जो मेरे वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे आप यहाँ के लेसन्स और क्वेश्चन बैंक प्राप्त कर सकते हैं। किसी तरह का आपको कोई कमेंट लिखना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और किसी तरह की आपको डिटेल में कुछ आपको पूछना है या कुछ लिखना है तो आप मेरा जो ईमेल आईडी है studydrawingtheory@gmail.com पे आप मुझे लिख सकते हैं। आपके सारे प्रश्नों का यथासंभव उत्तर दिया जाएगा। और बोर्ड की परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है, आप अच्छे से अध्ययन करें, पढ़ाई करें, और बोर्ड की परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।